आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, यह एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। चुनाव आयोग के भीतर यह सूत्र कौन है जो एक समाचार एजेंसी से कह रहा है कि राहुल गांधी के पास दो विकल्प हैं, या तो शपथ पत्र पर साइन करें या देश से माफी मांगे। मतलब एक विधानसभा में 1 लाख वोटर की गड़बड़ी पकड़ी जाती है, इसका दावा किया जाता है, उसके लिए देश से माफी क्यों मांगनी पड़ेगी। आज इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट छापी है, उस पते की जांच की है जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा है 80 वोटर वहां रहते थे, यह पूरा फर्जी मामला है। इंडिया टुडे ने राहुल का दावा सही पाया है। राहुल गांधी ने 1 या 2 लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन डेटा उन्होंने कई हजार पन्नों के तैयार कर लोगों को पकड़ाए हैं, अलग अलग कैटेगरी में। दूर क्यों जाना, बिहार चले जाइए, वहां आए दिन लोग वोटर लिस्ट को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। जो जिंदा हैं वो कह रहे हैं उनका नाम मुर्दा में आ गया, और जो मर चुके हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं उनका नाम जिंदा में डाल दिया गया है। क्या उनसे भी आयोग शपथ पत्र मांग रहा है? अजीत अंजुम ने बिहार को लेकर कई वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो के बाद चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं कि बताइए एक मकान में 250 वोटर कैसे रह सकते हैं, वह भी अलग अलग जातियों के। क्या अजीत अंजुम को देश से माफी मांगनी होगी या इसके लिए शपथ पत्र देने की जरूरत है? यह वोटर लिस्ट मुजफ्फरपुर के भगवानपुरा इलाके का है। अंजुम ने 8 पन्नों की जानकारी दी है। जो भगवानपुरा में हुआ है वही तो महादेवपुरा में हुआ है, जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया। यह कैसा समय है कि भगवानपुरा से लेकर महादेवपुरा में धांधली के आरोप लग रहे हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जब आयोग से डिजिटल रिकॉर्ड मांगा गया तो कागज क्यों पकड़ाया गया? जो सीसीटीवी फुटेज मांगा गया तो नियम क्यों बदला गया? जब विपक्ष ने कहा चुनाव के कार्यक्रमों में पारदर्शिता हो तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव अलग अलग कर दिया गया। बंगाल का चुनाव 7 चरणों में कराया गया। जब प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर कार्रवाई करने की मांग की गई तो कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष को पत्र भेजा गया। कोर्ट में राहुल को सच्चे भारतीय का पाठ पढ़ाया जाता है और आयोग माफी मांगने के लिए कह रहा है। यह सब क्या हो रहा है? चुनाव आयोग की तरफ से मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया जाता है। इससे क्या सवाल खत्म हो जाएंगे? राहुल गांधी के ट्वीट पर मिसलीडिंग लगा देने से क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातें खत्म हो जाती हैं? ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा की एक बात इस संदर्भ में नोट कीजिए। प्रतीक लिखते हैं कि फैक्ट चेकिंग की एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ऐसे तथ्यों को सामने रखा जाता है जो उस जानकारी को सपोर्ट करते हैं या उसके विरुद्ध कोई दावे पेश करते हैं जिसकी जांच हो रही है। ऐसा करने के बाद ही कोई फैक्ट चेकर इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि वह जानकारी सही थी या झूठी, भ्रामक थी या संदर्भ से बाहर थी, या कुछ और मामला था। लेकिन इस केस में आयोग ने पूरी प्रक्रिया नहीं बताई, सीधा नतीजे पर पहुंच गया। इसलिए आयोग को जो फैक्ट चेक लग रहा है वो फैक्ट चेक नहीं है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्विटर पर साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, वोट चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ किया गया बड़ा धोखा है। देश के गुनहगार सुन लें, वक्त बदलेगा, सजा जरूर मिलेगी। कायदे से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम इन आरोपों की जांच करेंगे। क्या आयुक्तों ने या आयोग के उस सूत्र ने जांच की बात कही है? क्या बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात किसी ने शपथ पत्र पर लिखकर दी है जिसके बाद एसआईआर शुरू किया गया? शपथ पत्र तो भारत की जनता को चुनाव आयोग से मांगना चाहिए और चुनाव आयोग को देना चाहिए कि वोटर लिस्ट में कोई कमी नहीं है।
एक विधानसभा में 11,000 डुप्लीकेट वोटर कैसे हो गए? 40,000 वोटर के पते फर्जी कैसे निकल गए? एक पते पर 200 वोटर कैसे मिल रहे हैं? 33,000 से अधिक वोटर ने पहली बार फॉर्म भरा। कौन है जिसकी उम्र 95 साल है, 98 साल है? शकुन रानी कौन है? कौन है यह मतदाताओं की महारानी जो इस उम्र में पहली बार वोट कर रही हैं? इन्हीं सबको सामने लाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को यह काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? 6 महीने लगाकर एक विधानसभा की गड़बड़ी सामने लाई गई। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को कितनी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने अचानक और एक बार में आरोप नहीं लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबारों में लेख लिखे। जब जून के महीने में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी के अखबारों में वोट चोरी को लेकर लिखा, तब याद नहीं आया कि शपथ पत्र पर राहुल गांधी से मांग लें या राहुल देश से माफी मांगे? उन्होंने जो सवाल उठाए उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? आदित्य श्रीवास्तव क्या अलग अलग राज्यों में वोट करते रहे हैं या उनके नाम पर कोई और वोट कर रहा है? इसकी जांच तो आयोग करेगा। इसीलिए वीवीपैट की पर्ची मांगी जाती है और कहा जाता है कि वीवीपैट अनिवार्य होना चाहिए ताकि वोट देने वाले का और किसे वोट दिया है दोनों में मिलान किया जा सके। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी जिस आदित्य श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं उसका नाम लखनऊ और वाराणसी में नहीं है। उनके इस दावे को काउंटर करते हुए फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने आदित्य के एपिक नंबर से सर्च किया और बता दिया कि इस वोटर आईडी कार्ड का व्यक्ति मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व का वोटर है, कर्नाटका के महादेवपुरा के 2 अलग अलग बूथों में वोटर है और लखनऊ में भी है। मोहम्मद जुबैर के साथ कई लोगों ने इंटरनेट पर आदित्य श्रीवास्तव, गुरकीरत सिंह और विशाल सिंह की जानकारी निकालकर साझा करना शुरू किया। आयोग की वेबसाइट पर इन चारों से जुड़े जो आंकड़े दर्ज हैं वे राहुल गांधी के दावों से मेल खाते हैं। 2018 के अंदर मध्य प्रदेश